नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर शाम हरिद्वार के हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और अन्य साधु संतों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गृह मंत्री और साधु संतों ने देश और धर्म को लेकर चर्चा की। करीब आधा घंटा कनखल स्थित हरिहर आश्रम में रुकने के बाद गृह मंत्री पतंजलि योगपीठ के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचने के बाद स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने गृह मंत्री का स्वागत किया। गृह मंत्री के हरिद्वार दौरे के दौरान उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बृहस्पतिवार की सुबह केंद्रीय गृह मंत्री पतंजलि योगपीठ और शांति कुंज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हरिहर आश्रम आए और उनसे लोक कल्याणार्थ तो चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रोत्थान के साथ साथ समसामयिक अनेक विषय और उनकी चूंकि आध्यात्मिक अभिरुचियां बड़ी अद्भुत हैं, तो उनसे कुछ आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा हुई और विशेष तौर पर ये चर्चा हुई कि किस तरह से राष्ट्र में अद्भुत प्रगति हो। जैसे हमने उन्हें धन्यवाद दिया धारा 370 के लिए, हमने उन्हें अति धन्यवाद दिया अभी कि उनके माध्यम से राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां अमित शाह ऋषिकेश में गीता भवन में पहुंचे। अमित शाह ने गीता प्रेस गोरखपुर की सुप्रसिद्ध कल्याण पत्रिका के शताब्दी महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में गीता प्रेस का बड़ा योगदान। अमित शाह ने यह भी कहा कि आज पूरे देश में सनातन की ध्वजा लहरा रही है। शाह ने कहा कि सोमनाथ के मंदिर को 16 बार तोड़ा गया और मंदिर 16 बार बना, लेकिन मंदिर को तोड़ने वाले मिट्टी में मिल गए, जबकि 1000 सालों से सोमनाथ की धर्म ध्वजा आज भी वैसी ही लहरा रही है। श्री सोमनाथ के मंदिर को तोड़े हुए 1000 साल हुए और भारत सरकार पूरा वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। हमारे श्रद्धा स्थान को 16 बार तोड़ा गया, 16 बार फिर से बना और तोड़ने वाले गिजनी, खिलजी, मोहम्मद बेगड़ा सब कहीं ना कहीं गुम हो गए। सोमनाथ की सनातन की ध्वजा आज भी दिग दिगंत पर लहरा रही। कश्मीर से धारा 370 हट गई, महाकालेश्वर का कॉरिडोर बना, केदार धाम का पुनरुद्धार किया गया, बद्री धाम का स्केच पूरा बन चुका है। देश भर में लगभग 35 से ज्यादा तीर्थों को पुनः जागृति के लिए उनके महिमा मंडन का और वहां व्यवस्थाओं का विचार हो रहा है। ऋषिकेश पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री का स्वागत किया। धामी ने फूलों का गुलदस्ता देकर अमित शाह का स्वागत किया। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी जो शक्तियां थी वो सिर उठाने का साहस नहीं कर पा रही है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि आज सनातन संस्कृति की पताका चारों तरफ लहरा रही है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को सजाया और संवारा जा रहा है और देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी बनने पर सरकार का फोकस भी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन संस्कृति, दर्शन, ज्ञान और विज्ञान से परिचित हो रहे हैं। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को न केवल सजाया और संवारा जा रहा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना को पुनर्स्थापित करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी से प्रेरित होकर हमारी राज्य सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही हम राज्य में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
विकल्प रहित संकल्प को साकार करने के लिए गीता प्रेस परिवार इसी प्रकार हमारी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सनातन संस्कृति से परिचित कराने का महान कार्य करता रहेगा। ऋषिकेश में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। अमित शाह ने अनिल बलूनी की तारीफ की। मंच पर अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने अनिल बलूनी का नाम लिया। अमित शाह ने अनिल बलूनी की तारीफ भी की है। मेरे मित्र और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान अनिल बलूनी जी, मेरे मित्र और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान अनिल बलूनी जी। उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक मार्च के दूसरे सप्ताह में उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र हो सकता है। सीएम धामी ने कहा, बजट सत्र को लेकर सभी स्टेक होल्डरों से सरकार राय ले रही है और सभी के सुझावों से राज्य के विकास, महिलाओं, युवाओं के लिए बजट तैयार किया जा रहा है। साथ ही सीएम धामी ने कहा, इस बार बजट सत्र गैरसैंण में होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। बजट पूर्व तैयारियों के लिए हमारा रोस्टर बन चुका है और सभी स्थानों पर, कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, सभी स्थानों पर सभी लोगों से और स्टेक होल्डर्स जो भी लोग हमारे प्रमुख क्षेत्रों में काम करते हैं उनके सुझाव लेकर, महिलाओं के क्षेत्र में हैं, युवाओं के क्षेत्र में हैं, हमारे सीमांत क्षेत्रों में हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हमारे निवेशक हैं, स्टार्टअप के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अन्य जो संगठनों में काम करने वाले हैं, चाहे व्यापारिक संगठनों के लोग हैं, सभी प्रकार के लोगों से जो उनके सुझाव आते हैं उसके आधार पर हम अपने बजट का प्रावधान करते हैं। इस वर्ष भी उसको करेंगे, लेकिन इस बार पहले से हम लोग तैयार हैं। ये पहले से ही तैयारी है कि इस बार का बजट सत्र हमारा भराड़ीसैंण, हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहीं पर होगा। अल्मोड़ा के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला टाटीक गांव के पास का है, जहां जंगल में अचानक आग भड़क उठी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लगातार प्रयासों के बाद आग पर काबू पा लिया। नगर सीमा से यह क्षेत्र सटा होने के कारण दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिससे आग के फैलने से पहले ही उसे नियंत्रित कर लिया गया। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे वन विभाग, प्रशासन दोनों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में इन दिनों जंगलों में आग धधक रही है, जिससे करोड़ों की वन संपदा खाक हो गई है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। पिछले 4 महीने से पहाड़ पर बारिश नहीं हुई है। दूसरी ओर जंगल लगातार धधक रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है। कई जगह तो आग बुझाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी तक नहीं पहुंच पा रहे और लोग खुद ही जंगल की आग पर काबू पा रहे हैं। ऐसे में वन विभाग के कर्मियों को आग की सूचना पर फौरन मौके पर पहुंचने के निर्देश जारी हुए हैं। कुछ दिन पहले रानीखेत रोड के आसपास भी कुछ ऐसे प्रकरण आए हैं संज्ञान में, वन पंचायत क्षेत्रों में। तो इसको देखते हुए भी सभी वन प्रभागों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं और जो भी हमारा फायर प्लान है सभी जिलों का, वो अभी अप्रूव हो रहा है। जंगल में आग की वजह से वन संपदा के साथ कई जगह फसलों को भी नुकसान हो रहा है, जिससे किसान अब बेहद परेशान हैं। जिले में करीब 5,000 से अधिक घटनाएं हुए, आए दिन आग लग रही है। आगे अगर बारिश नहीं हुई तो एक तो रबी की फसल का जमाव नहीं होगा, पूरी फसल खत्म हो गई और गर्मी के समय में पानी का बहुत हाहाकार बचने की आशंका है। अगर बहुत जल्द बारिश नहीं हुई तो फिर खेती चौपट होने के साथ साथ पानी पर भी संकट आ जाएगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई है। अगर बारिश और बर्फबारी हुई तो जंगल की आग पर काबू पाया जा सकता है, नहीं तो आने वाले समय में जंगल की आग और भी विकराल हो सकती। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। चमोली के गोपेश्वर में नंदा देवी राजजात की प्रस्तावित बैठक से पहले डीएम
कार्यालय में आज हंगामा हुआ। बैठक में 11 बजे शुरू होती थी, लेकिन करीब 2 घंटे की देरी और पदाधिकारियों को सामूहिक रूप से बुलाने की बजाय अलग अलग अंदर ले जाने पर कुरुड़ नंदा देवी राज्यात समिति के सदस्य भड़क उठे। समिति के अध्यक्ष कर्नल हरेंद्र रावत ने प्रशासन पर पारदर्शिता की कमी, धार्मिक परंपराओं के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ने पर कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सदस्यों ने सभी पक्षों के साथ खुली बैठक की मांग की। 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं सारे प्रतिनिधि। 11 बजे से लोग यहाँ घूम रहे हैं। आप करिए क्या कर रहे हैं? आप करिए, गलत बात, आप दिखाइए आपकी क्या ताकत है। गलत चीज है को वो मत आप दिखाइए, आपकी सरकार को बदनाम कर दो आप हमारे। नैनीताल में बाबा नीम करौरी महाराज का कैंची धाम आश्रम उत्तराखंड में आस्था का नए केंद्र के तौर पर उभर गया है। यहां श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन बढ़ रही है, जिससे नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में राज्य की धामी सरकार ने इसे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग प्लान तैयार किया है। आखिर कैसे नियंत्रित होंगे बाबा के भक्त, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। अपने अद्भुत चमत्कारों के लिए दुनिया भर में विख्यात बाबा नीम करौरी महाराज की कृपा उत्तराखंड पर्यटन पर भी जमकर बरस रही है। कैंची धाम आने वाले भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कैंची बाबा का कोई पहला चमत्कारिक स्थल नहीं है, जहां बाबा के चमत्कारों के किस्से छिपे हैं। अल्मोड़ा रोड पर क्वारब, काकड़ी घाट के साथ ही नैनीताल के करीब हनुमानगढ़ी और भूमियाधार में ऐसे अनेकों हनुमान मंदिर हैं, जिनकी स्थापना बाबा ने अपने हाथों से की और ये मंदिर अद्भुत अलौकिक शक्तियों से भरे हुए हैं। ऐसे में सरकार इन सब मंदिरों को जोड़कर बाबा का धार्मिक सर्किट बना रही है, ताकि कैंची में आने वाले भक्त इन धार्मिक स्थलों में भी सर झुकाने पहुंच सकें। जैसे हमारा जो काकड़ी घाट है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का भी उसमें प्रवास रहा था, और मुख्यतः जो हमारे नीम करौली बाबा जी के श्रद्धालु हैं, उनकी देश विदेश में भारी संख्या है। तो उन लोगों को सारे जो उनके उपासना स्थल हैं, उन स्थलों तक वो लोग दर्शन कर सकें, इसके लिए एक परिपथ विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से जो मानसखंड माला है उसमें काम किया जा रहा है। नीम करौरी बाबा से जुड़े आस्था केंद्रों के बारे में सरकार द्वारा बनाए जा रहे विशेष पर्यटन सर्किट के बारे में जानकर बाबा पर आस्था रखने वाले श्रद्धालु बेहद खुश हैं और इस फैसले को अच्छा करार दे रहे हैं। सरकार ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और देख, कैंची धाम ही नहीं, काकड़ी घाट भी है, भूमियाधार मंदिर भी है, नैनीताल में हनुमानगढ़ी मंदिर है। इसके बारे में भी सभी भक्तों को पता लगेगा। अगर ये जोड़ दिए जाएं तो बहुत ही अच्छा कार्य है सरकार का। दरअसल धामी सरकार मानसखंड मंदिर माला मिशन का पहले ही काम शुरू कर चुकी है और इस सब के बीच देश विदेश से उत्तराखंड आ रहे बाबा के भक्तों की बढ़ती संख्या सरकार और उत्तराखंड पर्यटन दोनों का उत्साह बढ़ाने वाली है। ऐसे में सरकार बाबा के चमत्कारों की श्रृंखला तैयार कर भक्तों को श्रद्धा के नए स्थलों के बारे में बताने जा रही है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में स्कूलों का हाल ऐसा है कि बच्चों की पढ़ाई मुश्किल में पड़ गई है। जर्जर हो चुकी इमारतें ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं, लेकिन अब तक नई इमारतें तैयार नहीं होती हैं। तब तक हजारों बच्चे टेम्परेरी व्यवस्था में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में इन दिनों 10,000 से ज्यादा बच्चे टेम्परेरी व्यवस्था में पढ़ने को मजबूर हैं। कहीं जमीन पर बैठ के क्लास लग रही है तो कहीं एक ही कमरे में 3-3 क्लासें चल रही हैं। वजह है स्कूल भवनों की जर्जर हालात। देहरादून के 89 स्कूलों को ध्वस्त करने का आदेश डीएम दे चुके हैं, जबकि पूरे प्रदेश में अभी भी 2000 से ज्यादा स्कूल जर्जर स्थिति में खड़े हैं। सबसे खराब हाल पौड़ी का है, जहां 330 स्कूल मरम्मत की सख्त जरूरत में है। चंपावत के 90 स्कूलों में भी पढ़ाई जान जोखिम में डालकर हो रही है। देहरादून में हालात ये हैं कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के छात्र एक ही कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं और जगह न मिलने पर बच्चे फर्श पर बैठने को मजबूर हैं। काफी ज्यादा दरार पड़ी हुई है। ये सीढ़ी का रास्ता जो ऊपर को आता है वो दीवार मतलब वो पुस्तक कभी भी ढह सकता है
तो इसलिए हम लोग बच्चों को यहाँ आना बिल्कुल अवॉइड करते हैं। बरसात के टाइम पे तो हम लोग सब नीचे ही पढ़ा रहे थे, सब नीचे ही क्लासेस सब कुछ हो रही थी। क्योंकि ऐसा है ना, जैसे बायो का है तो मैथ्स भी उसी समय चल रहा है और उधर पॉलिटिकल भी उसी समय चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि रूम इतने हैं नहीं। विगत सत्र में हमारे यहाँ के लिए अतिरिक्त भवन स्वीकृत हुआ है और जिसकी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है, विभाग द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तो चीजें ठीक हो जाएंगी, पहले दिक्कत आती है। हाँ, पहले से हमें बहुत कुछ अच्छा होगा और बच्चों को बैठने की व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी मैम। और फिर हमें एक ही साथ बैठना पड़ता है, आर्ट्स वाले साइंस वाले सबको एक साथ बैठना पड़ता है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका अलग है, हमारा अलग है, और फिर बायो का भी अलग है, मैथ्स का भी अलग है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। शिक्षा विभाग का कहना है कि टीचर्स को बच्चों के लिए हर संभव व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट पास हो चुका है और जल्द काम शुरू होगा। देहरादून जिले में केवल एक स्कूल हमारा है, GIC खरोड़ा, जिससे कि एस्टिमेट्स हमको मिले थे, उसका पैसा भी हमारा स्वीकृत होने वाला है। लेकिन हमारी समस्या ये थी कि उसमें कुछ कम एस्टिमेट्स इनके मांग आ गए थे, कुछ बिल्डिंग का इशू था, तो हमने दोबारा इसको संशोधित एस्टिमेट बनाने के लिए हमने संबंधित कार्यदायी संस्था को हमने बोला हुआ है। जैसे ही मिल जाए वो धनराशि गवर्नमेंट से जो है मिल जाए। हालांकि अब भी काम पूरा होने तक बच्चों की पढ़ाई इन्हीं अस्थायी व्यवस्थाओं पर टिकी रहेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और चलिए अब नजर डालते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। श्रीनगर में लव जिहाद के मामले का खुलासा होने के बाद हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने आरोपी पुलिस को सौंप दिया। हरिद्वार में सुभाष नगर में रहने वाले युवक ने नकली पिस्टल के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे धर दबोचा। पद्मश्री पर्यावरणविद अनिल जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड पर अतिक्रमण कर अनिल जोशी पर आरोप लगा है। राजस्व विभाग और वन विभाग संयुक्त निरीक्षण इसका करेंगे। उत्तरकाशी में मोरी के चुंगी डंडा गांव में 2 मकानों में भीषण आग लग गई और आग में जलकर दोनों मकान खाक हो गए। लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद मामले में हरिद्वार में शंकराचार्य के समर्थन में कांग्रेस नेता समर्थकों में अपना मुंडन भी कराया। रुद्रप्रयाग में जन शिविर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे और वहां आई 103 में से ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। नैनीताल में 26 जनवरी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके लिए फ्लेक्स मैदान में पुलिस परेड का आयोजन होगा और अलग अलग विभागों की झांकियां निकाली जाएंगी। पौड़ी के सतपुली जल संरक्षण को लेकर एक बड़ा आयोजन हुआ। इस महोत्सव में जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और किसानों की आय बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। रुद्रप्रयाग के रोहन सिंह राणा का चयन परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम के लिए हुआ। 29 जनवरी को होने वाली परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी से परीक्षा को लेकर सवाल पूछने के लिए चयन हुआ है। बागेश्वर में जंगली जानवरों से हमले से बचने के लिए लोगों को वन विभाग की तरफ से जागरूक किया गया। दिल्ली देहरादून के बीच दूरी कम करने को लेकर बन रहे नए हाईवे के सेक्शन बनकर तैयार हो गए और इन पर ट्रैफिक दौड़ने लगा है। देहरादून के मोहांड से सहारनपुर के गणेशपुर के बीच का सेक्शन अब भी ऑपरेशनल है। मोहन और गणेशपुर के बीच में पुराना रास्ता पहाड़ी के बीच से गुजरता था और यहां अक्सर ट्रैफिक जाम हुआ करता था, जिससे यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था। लेकिन अब क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुपम त्रिवेदी। इस हाईवे का ये सेक्शन दिल्ली से देहरादून की जो 2.5 घंटे में बात हो रही थी, प्रस्तावित दूरी हो जाएगी, सिर्फ 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच पाएंगे, उसी प्रस्तावित हाईवे का ये आखिरी सेक्शन है जो मोहन से लेकर देहरादून तक ये जोड़ता है। और इंजीनियरिंग का बड़ा खास नमूना है। जहां पर मैं खड़ा हूं जो है बना हुआ है, दरअसल इसके नीचे पूरी एक बरसाती नदी है, पिलर्स पे पूरा आपका जितना स्ट्रक्चर है वो खड़ा हुआ है। और बड़ी दिलचस्प बात यहाँ की ये भी है कि मेरे दाहिने हाथ जो आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़ियां हैं ये उत्तर प्रदेश में आती है, सहारनपुर जिले में आती है।
और मेरे लेफ्ट हैंड पे जो पहाड़ियां, अगर मैं कैमरामैन से कहूँ दिखा सके, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ जो पहाड़ियां हैं ये हैं आपकी उत्तराखंड का एरिया है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में ये हाईवे जो है ये दोनों स्टेटों को एक तरीके से उनके बीच से आता है, सेपरेट करता है। और इस हाईवे का अभी औपचारिक तौर पर उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं इस हाईवे में अभी ऑलरेडी गाड़ी चल रही है, सेक्शन को खोल दिया गया है और यहाँ पर जितना ट्रैफिक आपको दौड़ते हुए दिख रहा है ये लगातार देहरादून से नीचे की तरफ, प्लेन्स की तरफ जाने वाला, दिल्ली जाने वाला या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाने वाला, हरियाणा, पंजाब, सब यहाँ से कनेक्ट होता है। और उधर की तरफ से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों से, उत्तर प्रदेश से आने वाला ट्रैफिक इधर से देहरादून को जाता है। तो ये आखिरी सेक्शन है जो कि बन के तैयार हो गया है। नहीं तो अभी तक जो ये पूरा रास्ता था, पहाड़ियों के बीच से रास्ता जाता था, घुमावदार रास्ता था और लोगों को बहुत टाइम लगता था। यहाँ से भुवनडेक जो सबसे पास जगह है वहां तक पहुंचने में करीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन अब ये दूरी बमुश्किल 20 मिनट में पूरी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जो शानदार यहाँ पर पूरा सेक्शन बना है, यहाँ पर पूरा हाईवे बनाया है, 6 लेन का हाईवे है, 3 लेन इस तरफ है, 3 लेन इस तरफ है। तो ये पूरा हाईवे बन के अब तैयार है और इसका जब औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा और जो जानकारी NHAI के अधिकारी बताते हैं कि दिल्ली से देहरादून के बीच में कुछ थोड़े बहुत सेक्शंस का काम अभी रह गया है और एक बार वो भी पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इस पूरे हाईवे को फॉर्मली खोल दिया जाएगा। बहरहाल जितने सेक्शन अभी बन के तैयार हो गए हैं वो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी वहाँ ट्रैफिक चल रहा है और ये बहुत बड़ी सहूलियत है जो लोगों को मिली है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से।